पिछली क्लास में देखा था कि वर्धन डायनेस्टी जो हर्षवर्धन थे, उसके टाइम पे नॉर्थ इंडिया में वर्धन डायनेस्टी था। अब जो है हमने क्या-क्या अभी तक किया है, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ठीक है? उसके बाद गुप्त वंश के बाद कई सारे किंगडम, कई सारे साम्राज्य जो हैं, कई सारे किंगडम सामने आ गए। उसमें से एक था वर्धन वंश। अब उसके बाद का हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो आज का जो लेक्चर है वो मिडाइवल और एंशिएंट दोनों के बीच का है, ठीक है? तो इसको कई बार जो है प्री मिडाइवल भी कहते हैं कि मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट होने से पहले का क्या-क्या घटनाक्रम हुआ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है राजपूत किंगडम, ठीक है? हर्षवर्धन के बाद जो है राजपूत किंगडम सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखते हैं कि कैसे इसका विकास हुआ और कौन-कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई जिससे मिडाइवल हिस्ट्री जो इस्लामिस्ट लोग थे, जो मुस्लिम थे, वो लोग भारत में आते हैं, है ना? तो हर्ष के बाद हम लोग देखते हैं एक-एक पॉइंट्स को। जब हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद नॉर्थ इंडिया में कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं था, दैट मीन्स कि कोई बहुत बड़ा किंगडम नहीं बन पाया, है ना? छोटे-छोटे किंगडम्स थे जो आपस में लड़ रहे थे। तो जब भी पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी आता है, जब भी अस्थिरता आती है, राजनीतिक अस्थिरता, तो क्या होता है कि बाहर के कोई लोग आसानी से भारत में एंटर कर सकते हैं। तो इस समय हर्ष के बाद जो है पूरा देश लगभग कई सारे छोटे-छोटे किंगडम्स में बँट गया था, जो आपस में लड़ाई करते रहते थे और उनकी सीमाएँ बदलती रहती थी। इन सारे जो इम्पोर्टेंट किंगडम्स हैं, इसमें कश्मीर जैसे आज़ाद हो गया, गंधार का हम लोगों ने नाम सुना है, वो वाला रीजन जो है इंडिपेंडेंट हो गया, सिंध इंडिपेंडेंट हो गया, गुजरात इंडिपेंडेंट हो गया, कन्नौज हो गया, अजमेर हो गया, है ना? मालवा का क्षेत्र हो गया, बंगाल, असम, ये सारे जो हैं इंडिपेंडेंट हो गए। ये सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स बन गए। और ये सारे किंगडम्स आपस में जो है इनके बीच में लड़ाइयाँ भी होती थी। इन सारे किंगडम्स में सबसे प्रमुख जो है आगे चल कर के एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि राजपूत किंगडम के बारे में पढ़ना। तो राजपूत किंगडम के बारे में थोड़ा-सा हम लोग इसका इसका जो नोमेनक्लेचर है उसके बारे में थोड़ा-सा देखते हैं कि राजपूत किंगडम्स जो है ऐसा कोई फिक्स नाम नहीं था, है ना? राजपूत किंगडम सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा पुकारा गया। 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस आज के जो राजस्थान है वहाँ के क्षेत्र को बोला राजपूताना, ठीक है? और ये सारे क्षेत्र जो है इसमें कई सारे राजपूत फैमिली के द्वारा रूल किया जाता था। राजपूत ऐसी ऐसे लोग थे जिनका मुख्य पेशा युद्ध करना था। और आज के राजस्थान में पूरा राजस्थान किसी एक डायनेस्टी के अंदर नहीं था, कई सारे डायनेस्टी थे। तो ये सारे जो राजपूताना थे वो राजपूत फैमिली के द्वारा रूल किए जा रहे थे। इसमें से एक बहुत ही प्रमुख नाम है वो है पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है? जिसके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे। ये जो राजपूत थे इनका मुख्य काम जो है वो था युद्ध करना। और इसी वजह से इन लोगों ने बहुत ही बड़े-बड़े किले बनाए। तो आज भी भारत में देखो नॉर्थ इंडिया में जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट किला है राजस्थान में खास करके, वो सब राजपूत किंगडम के द्वारा ही बनाया गया था। उसके बाद देखते हैं कि ये राजपूत जो है ये कब से उभरने लगे। ऐसा कोई किंगडम पहले नहीं था, पहले क्षत्रिय बोला जाता था, जो लोग रूल करते थे। लेकिन भारत पे सिर्फ क्षत्रियों ने रूल नहीं किया है। हमने इससे पहले कई सारे डायनेस्टी में देखा कि वो लोग कई सारे लोग ब्राह्मण्स भी थे। खास करके साउथ इंडिया में कई सारे लोग ब्राह्मण्स भी थे, कायस्थ भी थे, है ना? और जो वैश्य समुदाय के हैं, उस समुदाय के लोगों ने भी रूल किया। लेकिन यहाँ पे एक नया नाम आता है राजपूत और ये लोग जो है, इनका मुख्य पेशा वॉर था। 7वीं और 8वीं सेंचुरी 7th और 8th सेंचुरी से ये लोग उभरने लगे, है ना? अ, और तब तक ये लोग बहुत महत्वपूर्ण बने रहे जब तक कि मुस्लिम का आक्रमण नहीं हुआ।
मुस्लिम के आक्रमण के बाद भी कई सारे राजपूत जो राज्य थे, वो सर्वाइव किए, है ना? मुस्लिम के साथ उनकी दोस्ती हुई, हम लोग आगे भी देखेंगे कि अकबर के टाइम पे भी जो है कई सारे राजपूत राजा जो है, वो अकबर के अंडर थे, लेकिन वो सम काइंड ऑफ अपना ऑटोनॉमी के साथ रूल कर रहे थे, ठीक है? जब मुस्लिम आए तो उस समय उनका सामना सबसे बड़ा मुस्लिम लोगों का सामना सबसे महत्वपूर्ण जो इनका सामना हुआ वो हुआ राजपूतों से, ठीक है? और इस समय पे जो हिंदू कल्चर था, हिंदू रिलीजन था, उसका मुख्य जो डिफेंडर था वो लोग राजपूत लोग थे। तो इसकी जो महत्वता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कौन-कौन से राजपूत किंगडम हुए और उनका किस तरह से इस मुस्लिम लोगों के साथ युद्ध हुआ और कैसे जाकर के मिडाइवल फिर से स्टार्ट होता है। इस्लामिस्ट रूल जो है भारत में स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे सबसे पहला राजपूत किंगडम जो है उसको हम लोग गुज्जर प्रतिहार कहते हैं। ये जो किंगडम है, गुर्जर प्रतिहार किंगडम सबसे पहला राजपूत रूलर में से एक है। इनके जो सबसे महान जो इसमें जो राजा हुए उनका नाम था हरिश्चंद्र। ये इनकी राजधानी भीनमल नामक जगह पे थी और ये लोग जो है गुजरात में रूल कर रहे थे। इनकी 2 ब्रांचेस थी, ठीक है? गुर्जर प्रतिहार जो थे, इनके सबसे प्रमुख राजा हरिश्चंद्र हैं और इनकी 2 ब्रांचेस थी। 2 अलग-अलग भाग में ये लोग रूल कर रहे थे। एक गुजरात पे और दूसरा अवंती जो उज्जैन वाला क्षेत्र है, ठीक है? वेस्टर्न मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पे राज कर रहे थे, ये लोग रूल कर रहे थे, ठीक है? तो गुर्जर प्रतिहार का हमने देखा कि 2 अलग-अलग भागों में था। एक जो गुजरात पे रूल कर रहा था और दूसरा अवंती पे। प्रतिहार के बारे में ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मिडाइवल स्टार्ट होने से पहले जो हम लोगों ने पाल वंश के बारे में पढ़ा, पाल वंश के बारे में और राष्ट्रकूटास वंश के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो प्रतिहास, पाल और राष्ट्रकूटास इन तीनों के बीच में जो है युद्ध हो रहे थे। इस वजह से युद्ध हो रहे थे कि जो गंगा का जो क्षेत्र है, गंगा का वैली जो है, ठीक है? जिसपे गुप्त गुप्त वंश और मौर्य वंश ने शासन किया, जो वो जो क्षेत्र है, उस पे कौन कब्जा करेगा? तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि पाल वंश, प्रतिहार और राष्ट्रकूटा के बीच में जो है ट्रिप जो स्ट्रगल हो रहा था, स्ट्रगल क्यों हो रहा था? इंडो गैग्नेटिक प्लेन को कब्जा करने के लिए, ठीक है? तो ये जो युद्ध है, ये जो तीनों तीनों आपस में लड़ रहे थे, ठीक है? उसको ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल भी कहते हैं। तो इसमें 3 किंगडम्स प्रमुख है, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटास। अभी हम लोग देखेंगे कि ये तीनों जो है कौन-सा इन तीनों का क्षेत्र था। जैसे देखो आप, ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार्स थे, मतलब राजपूत किंगडम्स थे। ये इनके बीच में और इनके बीच में, इन तीनों के बीच में जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो रीजन है, इसके लिए युद्ध हो रहा था। ये वाला जो रीजन है, ईस्टर्न यूपी, बिहार और जो ये जो रीजन है गंगा वैली वाला, इस रीजन के लिए तीनों आपस में लड़ रहे थे। तो ट्रिपार्टाइट जो स्ट्रगल है वो 3 अलग-अलग किंगडम के बीच में था, जिसमें कि उत्तर में गुर्जर प्रतिहार थे, पूर्व में पाल थे और दक्षिण में राष्ट्रकूटास थे। ये तीनों गुर्जर प्रतिहार के बाद हम लोगों ने इसका नाम देखा कि गुर्जर प्रतिहार जो थे वो आपस में ये लोग लड़ रहे थे। अब यहाँ से देखते हैं कि जो 10वीं शताब्दी है, उसके बाद क्या-क्या घटनाक्रम होता है, ठीक है? ये लोग आपस में कंटीन्यूअसली लड़ रहे थे जिससे कि कई राजपूत किंगडम भी वीक हो गया था, है ना? और ये लोग कभी भी अ, यूनाइटेड नहीं थे। आप यहाँ पे देखोगे अगर, तो कई सारे गुर्जर प्रतिहार जो है कई सारे अलग-अलग छोटे-छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड थे। जैसे परमार हो गया, है ना? यहाँ पे चंडेल है, ठीक? यहाँ पे आपको चाहमांस है, जिसको चौहान भी कहते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार आगे चल कर के डिवाइड हो जाता है।
तो ये जो डिसइंटीग्रेट डिवाइड हो गया, गुर्जर प्रतिहार का जो किंगडम था वो डिवाइड हो जाता है कई छोटे-छोटे डायनेस्टी में। इसमें से प्रमुख डायनेस्टी जो है वो है चंडेल वंश। चंडेल वंश वो है जो कि खजुराहो टेम्पल नॉर्दर्न एमपी में, ठीक है, इन लोगों का शासन था और खजुराहो टेम्पल बनाया गया चंडेल डायनेस्टी के द्वारा। उसके बाद परमार थे जो कि वेस्टर्न एमपी में रूल कर रहे थे। इसके परमार वंश के जो महत्वपूर्ण राजा हैं वो हैं भोज परमार। भोज परमार या सिर्फ भोज भी इनको कहा जाता है, जो कि परमार वंश के एक महत्वपूर्ण राजा थे, रूलर थे। इसके अलावे हम देख रहे हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश जो है वो आगे चल करके कई सारे छोटे-छोटे डायनेस्टी में बँट जाता है। इसमें से चंडेल वंश, परमार वंश और सोलंकी वंश। सोलंकी वंश जो है वो गुजरात पे रूल कर रहे थे। ये सब प्रतिहार के बाद हो रहा है। प्रतिहार वंश के प्रतिहार जो एम्पायर था उसके बाद वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग आपस में कभी यूनाइटेड रह नहीं पाते। आपस में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। ये जो सोलंकी वंश है जो कि गुजरात पे रूल कर रहा था, इसके समय पे ही पाटन जो गुजरात में है, रानी का बाग, बहुत दर्शनीय स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, ठीक है। उसके बाद दिलवारा टेम्पल, इसके बारे में भी हमने देखा है कि माउंट आबू पे दिलवारा टेम्पल जो है जैन लोगों की मंदिर, वो सब इन्हीं सोलंकी वंश के समय पे बनाई गई। इसके बाद एक चौथा जो महत्वपूर्ण किंगडम था जो गुर्जर प्रतिहार के बाद बना, है ना? इसमें से है चौहान वंश। चौहान वंश के बारे में देखते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है आने वाले समय में। चौहान वंश सबसे महत्वपूर्ण बनेगा। ये जो है मुख्य रूप से अजमेर, जो कि राजस्थान में पड़ता है, अजमेर पे शासन कर रहे थे। बाद में इनकी जो है, इन्होंने अपने क्षेत्र को दिल्ली तक एक्सपेंड किया, ठीक है। इनको पहले चाहमांस भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चाहमांस। इसी दोनों सेम नाम है। चौहान जो है बाद में चल करके चाहमांस डायनेस्टी को ही कहा जाने लगा। इसके जो महत्वपूर्ण एक राजा थे, बिग्रराज, इन्होंने दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। तो चौहान वंश जिसकी राजधानी अजमेर में थी, इन्होंने दिल्ली तक अपने साम्राज्य को दिल्ली तक अपने साम्राज्य को एक्सटेंड किया। और इस काम को कौन से राजा ने दिल्ली दिल्ली को ऑक्युपाई कौन सा राजा ने किया था चौहान वंश के? बिग्रह राज। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो रूलर थे चौहान वंश के वो हुए पृथ्वीराज। कई जगहों पे इनको पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज थ्री भी कहा जाता है, जिनका शासनकाल 1168 से 1192 तक रहा। पृथ्वीराज चौहान इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने मोहम्मद गौरी, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, मोहम्मद गौरी को पहला फर्स्ट बैटल ऑफ तराई में हराया था 1191 में। अगले साल 1192 में द्वितीय बैटल ऑफ सेकेंड बैटल ऑफ तराई में ये हार गए थे। तो पृथ्वीराज चौहान, ये जो युद्ध था बैटल ऑफ तराई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। मिडाइवल जो इस्लामिक रूलर हैं वो भारत में आते हैं। और उनके आने से पहले ये पृथ्वीराज चौहान, देखो ये लोग मोस्टली किस क्षेत्र पे रूल कर रहे थे? जो वेस्टर्न इंडिया है, ठीक है, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ये सब जो रीजन है, इन सब रीजन पे रूल कर रहे थे ना, वेस्टर्न यूपी हो गया। तो ये सारे क्षेत्र जो है भारत में प्रवेश करने का जो मुख्य रास्ता एंशिएंट पीरियड से हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से देख रहे हैं कि भारत में आने का जो प्रमुख द्वार है, जो प्रमुख रास्ता है, वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से ही होके है। और यहाँ पे ये जो राजपूत किंगडम्स थे वो पहले बहुत ही ताकतवर थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये लोग डिसइंटीग्रेट हो गए। हमने देखा है कि प्रतिहार जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया कई छोटे छोटे डायनेस्टी में, है ना। और ये लोग कई शताब्दियों तक जो है आराम से रूल कर रहे थे, तब तक जब तक कि मोहम्मद गौरी भारत नहीं आया था। और मोहम्मद गौरी जब भारत आया तो इसका सबसे प्रमुख सामना जो है वो पृथ्वीराज के साथ हुआ। तो इसी क्रम में अब हम लोग आगे देखते हैं कि मोहम्मद गौरी के आने से पहले
कौन-कौन से इस्लामिक रूलर जो है भारत आए। तो भारत में सबसे पहले, है ना, मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट होने से पहले भारत में अरब का, भारत में जो भी लोग आए हैं वो देखो किस-किस जगह से आए हैं। अरब से, ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पर्शियन देखा था, तुर्की से, ठीक है, और अफ़गान। भारत में जितने भी लोग रूल किए हैं, मुख्य रूप से तुर्की हैं, अफ़गान हैं, और स्टार्टिंग में पर्शियन के बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि एंशिएंट टाइम पे जो ज़्यादातर अटैक्स होते थे भारत में, पर्शियन से ही होते थे। यहाँ पे अरब जो है जो सबसे पहले भारत में, सबसे पहले भारत में जो इस्लाम आए, जो इस्लामिस्ट लोग आए ना, उसमें मोहम्मद बिन कासिम का नाम प्रमुख है। इन्होंने भारत में, जो कि भारत का जो एक क्षेत्र था सिंध, थार मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है, जो कि अब मोस्टली जो है पाकिस्तान में पड़ता है, 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे कब्जा कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में सिंध पे कब्जा कर लिया। सिंध जो है, वहां पे छोटे-छोटे रूलर रूल कर रहे थे, है ना? और इसके बाद ये अरब वापस लौट जाता है। और इसके साथ मोहम्मद बिन कासिम जो है, इसके साथ सिंध जो है वो किसके क्षेत्र में आ गया? अरब के क्षेत्र में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों हम लोग मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ रहे हैं? जबकि भारत में सबसे पहले जो रूल इस्टैब्लिश हुआ, इस्लामिक रूल, वो हुआ मोहम्मद गौरी के द्वारा। पर इसकी महत्वपूर्णता इसलिए है कि ये एक तो सबसे पहले अरब इस्लामिक रूल इस्टैब्लिश हुआ भारत के वेस्टर्न, जो भारत का वेस्टर्न जो क्षेत्र है सिंध में। दूसरा कि ये इस इस इन्वेजन के बाद बहुत सारी चीजें, जो इंडियन कल्चर जो थी वो स्प्रेड हुई, बाहर के लोग उससे अवगत हुए। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो अपने टेरिटरी को फर्दर नहीं ले जा पाया और ज्यादा इंडिया के अंदर नहीं ले जा पाया। उसका कारण था कि प्रतिहार, उस समय प्रतिहार जो साम्राज्य था वो बहुत ही पावरफुल था, जो कि वेस्टर्न इंडिया पे रूल कर रहा था। इसलिए मोहम्मद बिन कासिम को सिर्फ अरब तक ही रुकना पड़ा, सॉरी, सिंध तक ही रुकना पड़ा। अब सिंध जो है वो अरब इस्लामिक साम्राज्य का हिस्सा हो गया, पर इस्लामिक साम्राज्य सिंध से आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि बहुत ही ताकतवर प्रतिहार किंगडम जो है राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र पे रूल कर रहा था, वो फर्दर आगे नहीं बढ़ पाए। इस इस घटना का जो मोहम्मद बिन कासिम 1712 ईस्वी में जो उसने सिंध को पे कब्जा किया, इसका महत्वपूर्ण योगदान है कि ये जो सिंध की कब्जा थी, इसकी वजह से भारतीय कल्चर जो है वो विदेशों में फैला। भारत के क्या-क्या चीज़ विदेशों में फैले, जैसे कि इंडियन मेडिसिन, ठीक है? एस्ट्रोनॉमी, ये सब अरब के लोग जान पाए जब उन्होंने सिंध पे कब्जा किया। और इनके द्वारा ही ये सारी चीज़ जो है यूरोप तक फैले। इंडियन नम न्यूमरल्स, है ना? जो नंबर सिस्टम है भारतीय, जो डेसिमल सिस्टम है ना? हमने देखा था कि आर्यभट्ट ने डेसिमल सिस्टम, ज़ीरो, इन सब की खोज की। ये सारे जो नॉलेज है, ये सब भारत से अरबियंस लोग ने सीखा और उनसे यूरोपियंस ने सीखा, ठीक है? और ये सब काम होता है जब सिंध जो है वो अरब के अधीन आ जाता है। इसलिए मोहम्मद बिन कासिम का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है इसमें कि इन इसके बाद, इसके कंक्वेस्ट के बाद इंडियन कल्चर, इंडियन जो इन्फॉर्मेशन नॉलेज है वो स्प्रेड हुआ। इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है, इसने सिंध पे जब कब्जा किया तो उसका प्रमुख जो योगदान, सिंध से आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि प्रतिहार किंगडम जो है उस समय रूल कर रहा था और काफी ताकतवर था, ठीक है? तो वो आगे फर्दर नहीं बढ़ पाया। लेकिन इसकी वजह से जो भारतीय नॉलेज सिस्टम था वो अरबियंस लोग उसको जान पाए और बाद में चल करके अरबियंस के द्वारा ही यूरोपियंस भी जान पाए। अब आगे देखते हैं कि 1712 एडी के बाद बहुत दिन तक कोई खास घटनाक्रम नहीं होता है अरबियंस इस्लामिक लोग के आने में। फिर एक दूसरा जो राजा है मोहम्मद ऑफ गजनी, महमूद गजनी जो है 1997 से लेकर के 1030 ईस्वी तक भारत में रेड करता है और इसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया।
तो 17 बार जो इसने आक्रमण किया, इसका मुख्य पर्पस भारत को लूटना था। तो एक चीज का ध्यान रखना है, 3 लीडर इंपॉर्टेंट है प्री मेडाइवल पीरियड में। प्री मेडाइवल में 3 इंपॉर्टेंट मुस्लिम रूलर जो है वो महत्वपूर्ण है। पहला तो हमने देखा मोहम्मद कासिम, दूसरा महमूद गजनी, और तीसरा आएगा मोहम्मद गौरी। ये 3 रूलर जो है इंपॉर्टेंट है, इस तीनों के नाम को ध्यान रखना है। तो मोहम्मद गजनी ने 17 बार भारत पे आक्रमण किया। इस समय जब गजनी आया, हम पहले ही देख चुके हैं कि प्रतिहार किंगडम जो है डिसइंटीग्रेट हो गया, और 10वीं शताब्दी में प्रतिहार किंगडम की जगह पे कई सारे छोटे छोटे किंगडम्स बन गए थे, जिसमें से कि चौहान सबसे प्रमुख था। इस समय भारत का जो नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत था, वो कई सारे हिंदू स्टेट्स में डिवाइडेड था। इसमें से कई सारे प्रमुख जो है वो है एक हिंदू शाही किंगडम, जो कि पेशावर वाले रीजन में रूल कर रहा था, कंधार वाले रीजन में। कन्नौज, गुजरात, है ना, कश्मीर, नेपाल, मालवा, बुंदेलखंड, ये सब अलग अलग राजाओं के द्वारा रूल किए जा रहे थे। तो मोहम्मद गजनी ने सबसे पहले जो है भारत पे जब उसने आक्रमण किया, तो वो सबसे पहला था हिंदू शाही किंगडम। हिंदू शाही किंगडम जो कि गंधार के रीजन में, गंधार का नाम हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, है ना, एंशियंट टाइम से बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। गंधार के रीजन में जो हिंदू शाही किंगडम था, उसके राजा जयपाल को हराकर मोहम्मद गजनी ने उस क्षेत्र पे अपना कब्जा कर लिया। कब किया? 1001 ईस्वी में। ठीक है। अब जयपाल के बाद जो है उसका उसका सक्सेसर आनंद पाल की भी युद्ध हुई मोहम्मद गजनी के साथ। ठीक है। और जिसे कि मोहम्मद गजनी ने हरा दिया बैटल ऑफ हिंद में। और इस तरह से जो हिंद शाही जो साम्राज्य था, जो एम्पायर था, जिसकी राजधानी थी पेशावर में। ठीक है। हम लोगों ने देखा है पहले भी कि गंधार वाला जो रीजन था, कनिष्क की भी राजधानी जो है वो पेशावर में ही थी। तो हिंदू शाही जो कैपिटल पेशावर है, वो फाइनली जयपाल और आनंद पाल, इन दोनों ने मोहम्मद गजनी के साथ युद्ध किया। और फाइनल युद्ध जो आनंद पाल और मोहम्मद गजनी के बीच हुआ वह हिंद में, इस युद्ध में आनंद पाल हार जाता है, और इस तरह से पूरा हिंदू शाही कैपिटल जो एम्पायर है, जो पूरा हिंदू शाही डायनेस्टी है, वो गजनी के अंदर आ जाता है। इस तरह से गजनी जो है वो पूरे पंजाब पर, गजनी जो है उसका रूल पूरे पंजाब पर हो जाता है। अब पंजाब का जो क्षेत्र है वो किसके अंदर आ गया है? मुस्लिम रूलर गजनी के अंदर। ठीक है। गजनी के अंदर पूरा पंजाब का क्षेत्र है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण, इसके अलावा भी बहुत सारे युद्ध हुए, पर जो हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट जो वॉर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बारे में देख रहे हैं। तो इस तरह से कई सारे जो किंगडम्स थे प्रतिहार के बाद, है ना, अ, उसमें हिंदू शाही का किंगडम जो कि पेशावर से रूल कर रहा था, इसको मोहम्मद गजनी ने हराया, और इस तरह से पंजाब के क्षेत्र पे मोहम्मद गजनी का रूल हो गया। अब जो मोहम्मद गजनी का अगला जो टारगेट होता है, वो होता है कि भारत में अभी देखो पिछले 2-3 शताब्दियों से जो पश्चिम भारत, वेस्टर्न जो इंडिया है, वहां पे राजपूताना, राजपूत किंगडम्स रूल कर रहे थे। और इनके समय पे बहुत सारे हिंदू मंदिर, टेम्पल वगैरह बनाए गए। तो मोहम्मद गजनी का अगला जो टारगेट होता है वो रहता है कि लूटना, है ना, जो इंपॉर्टेंट मंदिर हैं उसको लूटना। मोहम्मद गजनी पंजाब पे रूल कर रहा है, वो फर्दर भारत को जीतना नहीं चाह रहा है। उसका काम सिर्फ है कि जाना, लड़ाई करना, हराना, और वहां से धन दौलत लेके वापस लौट जाना। ठीक। इसी क्रम में वो रेड करता है। सबसे महत्वपूर्ण जो रेड सब हैं उसमें से 1011 ईस्वी में उसने नागरकोट,
नागरकोट और थानेश्वर, नागरकोट जो कि पंजाब में पड़ता है और थानेश्वर के बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा है, कुरुक्षेत्र वाले जगह को थानेश्वर कहते हैं। इन दोनों जगहों पे रेड करता है ना? और उसके बाद यहाँ से धन दौलत लेके वापस जाता है। तो मोहम्मद गजनी जो है हिंदू शाही किंगडम और पंजाब को जीतने के बाद रेड स्टार्ट करता है ना? मतलब लूटना स्टार्ट करता है। इस क्रम में वो 1011 ईस्वी में नागरकोट और थानेश्वर को पे रेड करता है। फिर 1018 ईस्वी में मथुरा और कन्नौज को लूटता है। इन सब शहर पे वो आता है, अटैक करता है और यहाँ की सारी धन दौलत लेके वापस हो जाता है। तो पहला रेड उसने 1011 ईस्वी में किया, दूसरा रेड 1018 ईस्वी में किया और तीसरा रेड जो है वो 1024 ईस्वी में किया। ये बहुत महत्वपूर्ण रेड है। इस रेड में वो राजपूत किंगडम्स के खिलाफ, जो कि सोलंकी राजा राज कर रहे थे गुजरात में, याद है गुजरात में कौन रूल कर रहा था? सोलंकी डायनेस्टी। तो उस समय 1024 ईस्वी में गुजरात में जो सोलंकी रूलर भीमदेव वन रूल कर रहे थे, है ना? और इसके साथ मोहम्मद गजनी की युद्ध होती है और सोमनाथ का जो मंदिर है, टेम्पल ऑफ सोमनाथ, इसको तहस नहस कर दिया जाता है और यहाँ से बहुत सारे संपत्ति लेकर के मोहम्मद गजनी जो है वापस लौटता है। 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनी की मृत्यु हो जाती है। तो हमने क्या देखा इसमें? हम लोगों ने पहला पॉइंट मोहम्मद गजनी में ये देखा कि ये जो है भारत पे कई बार रेड करता है, कई बार अटैक करता है और इसका अटैक का जो ज्यादातर बार जो अटैक हुए हैं वो रेड होते थे ना, लूटने के पर्पज से किए जाते थे। इसने सबसे पहले हिंदू शाही किंगडम पे अपना कब्जा कर लिया 1001 ईस्वी में, ठीक है? उसके बाद ये रेड स्टार्ट करता है कई सारे सब शहर, है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर थे उस टाइम के, जैसे नागरकोट, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, इन सबको लूटता है। अगले क्रम में तीसरा जो उसका रेड, जो इंपॉर्टेंट रेड होता है, वो 1024 ईस्वी में सोलंकी राजा भीमदेव फर्स्ट के खिलाफ होता है और इस युद्ध में वो सोमनाथ के टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहां से बहुत धन दौलत लेकर के वापस लौटता है। तो और मोहम्मद 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ तक के बाद अब देखते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। दो पॉइंट्स आते हैं, है ना? एक का नाम है फिरदौसी। फिरदौसी जो है मोहम्मद गजनी का कोर्ट पोएट था, है ना? उस समय जो बड़े-बड़े राजा होते थे, अपने दरबार में ऐसे विद्वान लोगों को रखते थे जो ऑथर लिखते थे, राइटर होते थे। तो फिरदौसी ने, जो कि मोहम्मद के का कोर्ट पोएट था मोहम्मद गजनी का, उसने शाहनामा लिखा। कौन सी किताब लिखी? शाहनामा। शाहनामा जो है वो है बायोग्राफी ऑफ गजनी। गजनी की गजनी की जो उसका जो बायोग्राफी है वो किसने लिखा? फिरदौसी ने। कौन सी किताब है? शाहनामा। इसके बाद एक बहुत ही फेमस राइटर अलबुरेनी थे। अलबुरेनी जो है वो भी मोहम्मद गजनी के ही दरबार में थे और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेमस किताब लिखी है, किताबे हिंद, जिसमें उन्होंने भारत के बारे में लिखा है, ठीक है? किताबे हिंद को किसने लिखा? अलबुरेनी ने। शाहनामा किसने लिखा? फिरदौसी ने। शाहनामा क्या है? बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद गजनी है। किताबे हिंद क्या है? वो भारत के बारे में किताब है ना, इंडिया के बारे में लिखा हुआ है। तो ये दो पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं कि गजनी के रेड्स, गजनी ने जो आक्रमण किया भारत पे, जो रेड किए, उसका क्या इफेक्ट होता है। पहला चीज तो है कि इसके फ्रीक्वेंट रेड से, बार बार इसने जो आक्रमण किया, चढ़ाई की, इसकी वजह से जो हमारा वेस्टर्न पार्ट में जो राजपूत किंगडम्स थे वो क्या होते हैं? एक तो वीक हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, है ना, बार बार युद्ध करने से। दूसरा क्या इफेक्ट होता है? दूसरा इफेक्ट होता है कि वो
उनकी संपत्ति कम हो जाती है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कि आर्थिक रूप से ड्रेन्ड हो गए, है ना? उनके पास अब उतनी संपत्ति नहीं रहती है, क्योंकि बहुत सारी संपत्ति जो है मोहम्मद गजनी लूट के ले जाता है। तो मोहम्मद गजनी के रेड से एक तो हुआ कि फर्दर कन्क्वेस्ट, फर्दर जो आगे जो युद्ध होने वाले हैं, आगे जो आक्रमण होने वाले हैं, उसका रास्ता साफ हो गया। दूसरा कि भारत का जो रिसोर्सेस था, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस था, वो भी कम गया। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हिंदू शाही किंगडम जो है, जो पेशावर वाले क्षेत्र में रूल कर रहा था, ये एक तरह से भारत का जो बॉर्डर था, वहां पे ये साम्राज्य था, और ये साम्राज्य की वजह से ये एक तरह का समझ लो कि गार्ड कर रहा था, है ना? अब ये साम्राज्य खत्म हो गया, ये आ गया गजनी के अंदर, वीक हो गया, खत्म हो गया। अब भारत का जो दरवाजा है वो टूट गया। हिंदू शाही किंगडम जो पेशावर वाला रीजन है, हमेशा जब भी अटैक्स हुए हैं मोस्टली वो उसी रीजन से आए हैं भारत में, जहां पे कि पहले एक इंपॉर्टेंट साम्राज्य था हिंदू शाही किंगडम, पर अब वो नहीं रहा। तो तीन महत्वपूर्ण इफेक्ट हुए मोहम्मद गजनी के आक्रमण से। इसके बाद मोहम्मद गजनी के बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण है वो है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो है, इसमें और गजनी में क्या फर्क है देखना है ध्यान से, कि मोहम्मद गजनी का जो मुख्य पर्पस था वो था भारत को लूटना, लेकिन मोहम्मद गौरी जो है भारत पे शासन करना चाहता था। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान, मुल्तान जो है वो पंजाब में एक क्षेत्र है, अभी ये पाकिस्तान में पड़ता है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान का क्षेत्र है मुल्तान, वहां पे इसने अटैक किया, उसको जीता। ठीक है, और इस तरह से पूरा सिंध जो है वो मोहम्मद गौरी के अंदर आ गया। 1186 ईस्वी में उसने पंजाब को अटैक किया, और उस समय जो खुसरू मलिक जो वहां के राजा थे, उससे छीन लिया पंजाब। तो अब एक तरह से देखो तो मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में मुख्य मेन जो इंडिया का मेन लैंड है वहां पे अटैक करने से पहले सिंध और पंजाब का क्षेत्र जो है वो मोहम्मद गौरी के अंडर आ चुका था। अब मोहम्मद सिंध और पंजाब को जीतने के बाद अगला जो किंगडम हो रहा था वो था राजपूत किंगडम्स। अब मोहम्मद गौरी का जो सामना है वो राजपूत किंगडम से है। तीसरे क्रम में जो चौहान वंश अजमेर और दिल्ली के क्षेत्र में जो रूल कर रहा था, सबसे प्रमुख चौहान किंगडम, अब मोहम्मद गौरी का सामना, ठीक है, सिंध और पंजाब को कैप्चर करने के बाद अब उसका सामना चौहान किंगडम से होता है। तो चौहान वंश के साथ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो युद्ध हुआ वो हुआ तराइन में। ठीक है, बैटल ऑफ तराइन 1191 और 1192 में। इस क्रम में देखते हैं कि अभी भी क्या है कि पूरा उत्तर भारत के जो राजपूत किंगडम्स है, हमने देखा कि कैसे परमार, चौहान, कि जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र था, नॉर्दर्न इंडिया था, कई सारे छोटे छोटे राजपूत किंगडम्स में डिवाइडेड था। ये सारे जो किंगडम्स थे छोटे से, इन सब ने, जब मोहम्मद गौरी पंजाब को जीत लेता है, सिंध को जीत लेता है, तो ऐसे ही सारे उसके बाद जो भी राजपूत किंगडम्स थे उन सब में खलबली मच जाती है कि भाई अगला नंबर तो हमारा है। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोग सब लोग मिल करके पृथ्वीराज चौहान के अंडर उन सब ने मिल के लड़ाइयां लड़ी। जितने भी राजपूत किंगडम्स थे वेस्टर्न वाले पार्ट में, वो सब मिल करके पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में लड़ाई लड़ते हैं। किससे लड़ाई लड़ते हैं? मोहम्मद गौरी से। इस लड़ाई में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो है वो 1191 ईस्वी में होता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो ध्यान रखना है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है 1191 ईस्वी में, जिसमें कि
गौरी हार जाता है। Defeated Gauri, Prithviraj rose to the occasion and defeated Gauri in the first battle of Tarai near दिल्ली। दिल्ली के पास तराई का क्षेत्र में पहला बैटल जो 1191 में लड़ा जाता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान और गौरी, मोहम्मद गौरी, इन दोनों के बीच में युद्ध होती है और मोहम्मद गौरी जो है वो हार जाता है। इसके बाद अगले ही साल फिर से सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होता है। इस बैटल के बारे में बोला जाता है कि मोहम्मद गौरी ने लगभग 1 लाख सैनिकों की तैयार किया, 1 लाख सैनिक के साथ युद्ध में उतरा और पृथ्वीराज चौहान के पास लगभग 3 लाख सैनिक थे। इसके बावजूद जो है पृथ्वीराज चौहान जो है हार जाता है इसमें, ठीक है। क्योंकि कई सारी चीजें हैं, जैसे कि देखो उस समय जो हिंदू राजा थे, जो राजपूत राजपूत लोग थे, वो लोग बहुत ही शुरुआत से भारत में जो युद्ध होता था बहुत ही नियम कानून से होता था। जैसे सूर्य अस्त के बाद जो है युद्ध नहीं होगा, शंख बजाने के बाद ही लड़ाई शुरू होगी। तो ये लोग तो बहुत सारे चीज फॉलो कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद गौरी इन सब चीजों को नहीं मानता था। तो कई सारे इस युद्ध में छल कपट का भी इस्तेमाल किया गया और द्वितीय सेकेंड बैटल ऑफ तराई जो कि 1192 में लड़ा गया मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, उसे बंदी बना लिया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये दो बैटल्स, फर्स्ट बैटल ऑफ तराई एंड सेकेंड बैटल ऑफ तराई जो है, इसको ध्यान रखना है। अब ये पृथ्वीराज चौहान सिर्फ नहीं हारा, ये पूरे तराई के बैटल में हमने देखा है कि सारे हिंदू किंगडम ऑलमोस्ट, ठीक है, मेनी हिंदू किंगडम्स, मेनी जो राजपूत किंगडम्स थे इनफैक्ट उस समय, मेनी राजपूत किंगडम्स, ये सब लोग जो है पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में लड़ रहे थे। और इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की हार मतलब कि सारे राजपूत किंगडम्स की हार थी। और इस तरह से ये बैटल जो है डिसीसिव बैटल था। इससे जो है पूरा भारत का एंटर करने का रास्ता साफ हो जाता है। इस युद्ध के बाद पहला मुस्लिम किंगडम, भारत में फर्स्ट मुस्लिम किंगडम जो है, इससे पहले ध्यान से देखना, इससे पहले जो भी किंगडम्स होते थे, कई बार हम इससे पहले भी देखे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के समय पे भी जो सिंध का क्षेत्र था वो अरबियन किंगडम, अरब का जो साम्राज्य था उसमें इंक्लूड कर लिया गया। लेकिन फर्स्ट मुस्लिम किंगडम जो भारत में ही स्टैब्लिश हुआ, पहला मुस्लिम किंगडम, वो हुआ अजमेर में। अजमेर ध्यान देखना है कि अजमेर कौन सा जगह था। अजमेर वो था जहां पे पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी, चौहान वंश की जो राजधानी थी, वहां पे पहला मुस्लिम किंगडम की स्थापना होती है और इसी के साथ भारत में मुस्लिम साम्राज्य का स्टार्ट होता है। मुस्लिम किंगडम्स जो है भारत में स्टार्ट हो जाते हैं द्वितीय सेकेंड बैटल ऑफ तराई के बाद। अब मोहम्मद गौरी क्या करता है कि मोहम्मद गौरी सेकेंड बैटल ऑफ तराई में जीतने के बाद वो वापस लौटता है और, ठीक है, और वो मोहम्मद गौरी जब वापस लौट रहा होता है तो उसने वो अपना, उसका जो जनरल होता है युद्ध में जो लड़ने वाले जो जनरल्स होते हैं, आर्मी जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका नाम क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको वो भारत ही छोड़ देता है, ठीक है, ताकि भारत में जो उसने जो क्षेत्र जीता उस पे रूल किया जा सके और फर्दर कंक्वेस्ट किया जा सके, भारत में और उसकी साम्राज्य को बढ़ाया जा सके। मोहम्मद बिन गौरी का जो जनरल है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको सेकेंड बैटल ऑफ तराई के बाद मोहम्मद गौरी जब वापस लौट रहा होता है तो वो भारत में ही छोड़ देता है ताकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है फर्दर आगे के युद्ध के लिए अपना तैयारी कर सके। इसी क्रम में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि अब वो अपने पावर को कंसोलिडेट करता है, ठीक है, और कई सारे क्षेत्र को धीरे धीरे करके जीतने लगता है, जैसे दिल्ली हो गया, मेरठ हो गया, ठीक है। इसी क्रम में 1193 अगले साल 1191, 92 और 93, 1191 में क्या हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ तराई, 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराई, 1193 में सेकेंड बैटल, 1193 में फर्दर मोहम्मद गौरी आता है वापस भारत, ठीक है, और 1193 में होता है बैटल ऑफ चंदवर। बैटल ऑफ चंदवर जो है
वो जयचंद्र के साथ गहदवाला रूलर जो है, गहदवाला एक जैसे हम लोगों ने परमार और ये सब सारे चंडेल वंश, परमार वंश, सोलंकी वंश, उसी तरह से गहदवाला वंश ये भी एक राजपूत किंगडम ही था। इसके रूलर जयचंद्र के साथ युद्ध होता है, जो कि कन्नौज पे शासन कर रहे थे। ये युद्ध 1193 ईस्वी में होता है। किसके किसके बीच में? गौरी, मोहम्मद गौरी एंड जयचंद्र के बीच में। इसे नाम दिया गया बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर जो है 1193 में लड़ा गया। इस युद्ध में भी जयचंद्र की हार होती है और मोहम्मद गौरी जो है कन्नौज तक उसकी सीमा जो मोहम्मद गौरी कन्नौज को भी जीत लेता है। तो ये दो युद्ध जो है, बैटल ऑफ तराइन जिसमें दो युद्ध लड़े गए, फर्स्ट 1191, सेकेंड 1192, और बैटल ऑफ चंदावर, इसके साथ ही पूरी तरह से एक बड़ा साम्राज्य, एक बड़ा इस्लामिक साम्राज्य जो है भारत में इस्टेब्लिश हो जाता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तुर्किश रूल। अब देखना है ध्यान से कि तुर्किश रूल क्यों कह रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम जो है ये इस्लामिक था लेकिन अरब से आया था। जब सबसे पहले इस्लाम का स्थापना किसने की? इस्लाम का स्थापना किसने की? प्रॉफिट मोहम्मद। हाँ, मोहम्मद ने। अब ये जो इस्लाम फैलने के बाद अरब में इस्लाम जो है पूरा पूरा जो अरब ये है अपना वेस्ट एशिया है, ठीक है, पश्चिमी जो एशिया है ना, अरब का क्षेत्र, ईरान, इराक, सीरिया, इन सब जगहों पे इस्लाम फैल जाता है। और उस समय पूरे इस्लाम का एक खलीफा होता है जो पूरा इस्लामिक जो भी जो एम्पायर था उस पर रूल कर रहा होता है, और वो खलीफा जो है वो अरब का होता है। बाद में चल करके खलीफा, उन अरब के खलीफा को तुर्की खलीफा जो है वो जीत लेते हैं, और इस तरह से मोहम्मद गजनी जो है और मोहम्मद गौरी, ये दोनों किस ओरिजिन का है? तुर्की ओरिजिन का, ठीक है। जो कैलिफट, जो अरबियन जो इस्लामिक कैलिफट है उस पे अरबियंस रूल कर रहे थे, बाद में चल करके तुर्की लोग रूल कर लेते हैं। पूरे इस्लामिक जो एम्पायर था उस पे तुर्की का शासन हो जाता है, और इसी क्रम में मोहम्मद गजनी और बाद में मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी भी जो है वो भी तुर्की ओरिजिन का ही है, वो भारत आता है, ठीक है, भारत पे आक्रमण करता है। तो इस तरह से इन तीन लोग, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी, इन तीनों में से मोहम्मद बिन कासिम जो है वो अरबियन ओरिजिन का है, गजनी और गौरी तुर्किश ओरिजिन के। तो इस तरह से हमने देखा कि बैटल ऑफ तराइन याद रखना है, चंदावर याद रखना है। इन दोनों के बाद भारत में इस्लामिक रूल, इस्लामिक रूल स्टैब्लिश हो जाता है। अब पूरे भारत में इस्लामिक रूल स्टैब्लिश नहीं हुआ है अभी। मुख्य रूप से भारत का जो ये वाला जो हिस्सा है, वेस्टर्न भारत का जो हिस्सा है ना, अभी यहीं पे सिर्फ इस्लामिक रूल स्टैब्लिश हो पाया। ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे इस्लामिक रूल स्टैब्लिश हो जाता है। अब धीरे धीरे आगे हम लोग जो पढ़ेंगे, अब यहीं से स्टार्ट होता है मिडाइवल पीरियड का, कि ये कैसे धीरे धीरे एक्सटेंड हो गया, ये सारा क्षेत्र जो है धीरे धीरे करके इस्लामिक जो मोहम्मद ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का जनरल था, वो बाद में चल करके मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद इंडिपेंडेंट किंगडम है ना, गुलाम वंश की स्थापना करता है, और वो धीरे धीरे गुलाम वंश के अधीन में जो है इस्लामिक किंगडम्स को बढ़ाया जाता है, और धीरे धीरे करके मुगल वंश तक पूरा भारत लगभग इस्लाम के अंदर आ जाता है, जो इस्लामिक रूलर है उसके अंदर। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में कि मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट करता है। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक?